दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसी न्यूज। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबरी मुख्य समाचार के बारे में, जो कि विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई है और आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। हर एक खबर का मैं कटाक्ष करूंगा, कटाक्ष सही रूप में करूंगा। हर एक खबर के पीछे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इसी प्रकार की जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल पर सेलेक्ट कर देना, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। पहली खबर पंचायत चुनाव को लेकर है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। पंचायत चुनाव में तीसरे चरण का मतदान आज 3,52,000 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज हो जाएगा। कौन प्रधान बनेगा, कौन बीटीसी बनेगा, कौन सदस्य बनेगा, कौन जिला पंचायत के लिए आगे होगा, तो सभी के भाग्य का फैसला आज होगा। और इसमें एक बात लिखी हुई है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान कराया जाएगा। मेरा एक सवाल है कि पंचायत चुनाव में कितने कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है और पश्चिम बंगाल चुनाव में कितने कोविड प्रोटोकॉल का पालन हुआ है। पश्चिम बंगाल का आंकड़ा अगर आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। अगर दो व्यक्ति है पश्चिम बंगाल का, अगर कोविड की जांच करवा दिया जाए तो एक संक्रमित निकल रहा है। किसकी देन है? बड़ी बड़ी रैलियों की देन है। जो मोदी जी कहते थे 2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी गई, वही नतीजा पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। 2 मई के बाद देखिएगा, जब टेस्ट होगा तो सबसे ज़्यादा जो आंकड़ा बढ़ेगा वह पश्चिम बंगाल में बढ़ेगा। जितना बड़ा राज्य है उस हिसाब से सबसे ज़्यादा आंकड़ा पश्चिम बंगाल में रहने वाला है। बस आप लोग समय का इंतज़ार करिए। तो जब परीक्षाएं स्थगित कर दी जाती हैं, सब कुछ स्थगित कर दिया जाता है, चुनाव क्यों नहीं स्थगित किया जाता है? इसका क्या कारण है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर हर मोदी घर घर मोदी। अगली खबर है कि 18 पार को कोविन पर पंजीकरण के बाद ही टीका दूसरी लहर में 15 मई तक यूपी बन जाएगा हॉट स्पॉट। देखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों की स्थिति बस से बदतर है। अगर देश की स्थिति देखें तो 3,49,791 नए संक्रमित मरीज 24 घंटे में मिले हैं। यह स्थिति क्या कहती है, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं। आज तारीख नोट कर लीजिए, 10 जून 2021। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोल रहा हूं, बड़े बड़े विशेषज्ञ बता रहे हैं कि 15 मई तक कोरोना पीक पर होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं 10 जून नोट कर लीजिए। जून के प्रथम सप्ताह में आपको एक दिन में 8 से 10 लाख केस देखने को मिलेंगे, एक दिन में। इसको नोट कर लेना। मैं 15 मई का आंकड़ा नहीं बता रहा हूं, मैं 10 जून का आंकड़ा बता रहा हूं। जो मेरी जानकारी है, जो मेरा शोध है, मैं अपनी शोध के आधार पर जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि आज तक जो भी जानकारी दिया हूँ गलत नहीं गया है। और जो 18 पार हैं जिन्हें वैक्सीन लगवाना है, वे कोविन ऐप पर पंजीकरण करवाएं। अगर पंजीकरण कराएंगे तभी वैक्सीन लगेगा। आप कितने लोग वैक्सीन लगवाने के इच्छुक हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या वैक्सीन से आप सुरक्षित हो जाएंगे? इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगली खबर है यूपी सीईटी की नई प्रस्तावित तिथि अब 15 जून 2021 को। प्रदेश के फार्मेसी मैनेजमेंट व इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। इस बार प्रवेश परीक्षा 15 जून 2021 को प्रस्तावित किया गया है। फिलहाल परीक्षा हो नहीं पाएगा, आप इसको भी नोट कर लेना, क्योंकि 10 जून तक कोरोना पीक पर होगा। हालांकि यूपीसीईटी में बीटेक के साथ बीटेक बायोटेक और बीटेक एग्रीकल्चर कोर्स को भी शामिल कर दिया गया है। तो 15 जून नई तिथि प्रस्तावित की गई है, लेकिन 15 जून को परीक्षा नहीं हो पाएगी। आप इसको नोट कर लेना, आज भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अगली खबर है कि यूपी ने मंगाई 1 करोड़ वैक्सीन, मुफ्त टीकाकरण। दोनों स्वदेशी निर्माता कंपनियों को 50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर। तो देखिए, वैक्सीन मंगवाई जा रही है। जितने भी 18 के पार हैं उनको वैक्सीन लगेगा। वैक्सीन उन्हीं को लगेगा जो कोविन पर पंजीकरण करवाएंगे। अगर आप पंजीकरण नहीं करवाएंगे तो आपको वैक्सीन नहीं लगेगा। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि लखनऊ को जल्द मिलेगी नई दवा।
वीरोफिन। देखिए, कोरोना वायरस की नई दवा वीरोफिन जल्द ही लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी को उपलब्ध करा दी जाएगी। पहले चरण में यह तीनों जिलों को एक एक कोविड हॉस्पिटल में उपलब्ध कराई जाएगी। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विस्तृत कार्य योजना बनाकर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तो एक दवा को और मंजूरी मिली है, आपको मालूम होगा। अब यह कितना कारगर होगा, जब यूज होगा तभी पता चलेगा। फिलहाल आप लोग इंतज़ार करें, नेक्स्ट वीक तक आपको यह दवा प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ में देखने को मिल सकती है। चुनावी ड्यूटी में संक्रमित होकर जान गंवाने वाले कर्मियों के परिवारों को 50 लाख की दे सहायता। इसकी मांग लंबे समय से चल रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर हामी नहीं भरी है। अब सरकार हामी कब भरेगी यह देखने वाली बात होगी, लेकिन यह मांग जायज़ है। अगर आप चुनाव करा रहे हैं, चुनाव के दौरान कोई कर्मचारी कोरोना संक्रमित होता है और उसकी जान जाती है, तो उसको 50 लाख रुपए मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ उन्हें भी मिलना चाहिए जो वोटिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि वोटिंग के दौरान जिस व्यक्ति को कोरोना संक्रमित होता है, कोरोना उसके शरीर में प्रवेश करता है, उसकी मृत्यु होती है, क्या उसे पैसा नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, क्योंकि चुनाव हम नहीं करवा रहे हैं, जनता नहीं करवा रही, सरकार करवा रही है। और कोरोना की महामारी में चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका निर्णय सरकार ले रही है, चुनाव आयोग ले रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा जिसको कोरोना संक्रमित होगा? बताइए, कौन जिम्मेदारी लेगा? चुनाव आयोग लेगा या सरकार लेगा? तो दोनों मिलके, जो संक्रमित हो, जिसकी मौत कोरोना संक्रमित से हो, वे उसे 50-50 लाख रुपए मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कोरोना के इस नए तूफान से भी जल्द उबर जाएंगे, ऐसा मोदी जी का कहना है। बस घंटी ना बजाना पड़े, थाली ना बजाना पड़े, ताली ना बजाना पड़े, वैज्ञानिक दृष्टिगत आधार पर, मैं कह रहा हूं कि वैज्ञानिकों के राय मशवरे के बाद आगे का कदम बढ़ाया जाए। नहीं तो ग्लोबल प्रेस ने जो छापा है, नायक को खलनायक बताया है, मोदी जी को खलनायक बता दिया है, वही वाली बात होगी। आपकी बार किसी के कहने पर आपको घंटी नहीं बजाना है, ना ताली बजाना है, ना थाली बजाना है, ना कोई ऐसी एक्टिविटी करना है जिससे कोरोना संक्रमित फैले, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़े। तो आपको ऐसी कोई भी एक्टिविटी अब की बार नहीं करनी है। कोई भी हो, राहुल गांधी कह दें, मोदी कह दें, कोई कह दे, आपको ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़े। जितने अंधभक्त हैं वो कर सकते हैं, चाहे थाली बजाएं, चाहे बाल्टी बजाएं, चाहे तसला पीटें, कुछ भी करें, उनकी मर्जी, लेकिन आप लोगों को नहीं करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना संकट हमारी कठिन परीक्षाएं ले रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली लहर के बाद देश आत्मविश्वास के साथ भरा था, पर इस ताज़ा लहर के तूफान ने देश को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन देश जल्द ही इससे उबर जाएगा। देखिए, मन की बात में इन्होंने कहा है, मन की बात इनकी अलग होती है, वास्तविक क्या है वह तो समय बताएगा। फिलहाल मन की बात में इन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि किस तरीके से हम कोरोना से उबरेंगे। अभी तक चौकीदार बनाए थे, जितने भी लोग चौकीदार हैं आज कोरोना की इस घड़ी में कहाँ पर हैं? अब पहरेदार बना रहे हैं। देखिएगा, 2 मई की काउंटिंग हो जाने दीजिए, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, असम में। उसके बाद देखिए नया तरीका मोदी जी ढूंढ कर लाएंगे और आप लोगों को बताएंगे। अब कौन सा तरीका होगा इसके बारे में मैं भी आपको नहीं बता सकता, लेकिन आप लोगों को मई माह का इंतजार करना होगा। वैक्सीन के लिए कच्चा माल देने को अमेरिका तैयार। अब यहां पर एक बात लिख दिया गया है कि झुके बाइडन, कच्चा माल अमेरिका का हम वहां से ले रहे हैं और यहां पेपर वाले छाप दिए झुके बाइडन। झुके बाइडन क्यों झुके बाइडन? माल उसका है, हमें ज़रूरत है, हम मांग रहे हैं, जो झुकना हमें पड़ेगा कि बाइडन को झुकना पड़ेगा? अजीब लोग हैं, इस तरह के पेपर में छाप देते हैं। और किस कारण से बाइडन झुके, किस कारण से बाइडन झुके, इसके बारे में जिक्र ही नहीं किया गया है समाचार पत्र में। तो इस तरह की खबरों पर आपको ध्यान नहीं देना है। समझने वाली बात है भाई, खाना मेरा है, पानी मेरा है, मैं दूसरे देश को दूं या ना दूं यह मेरी मर्जी। अगर मैं दे रहा हूं तब भी आप मेरी बदनामी कर रहे हो कि झुके बाइडन। बाइडन क्यों झुके? आप लोग बताइए, बाइडन क्यों झुके? उसका खाना, उसका पानी, उसकी दवाई आपको आवश्यकता है, मांग रहे हैं तो इज्जत से मांगिए, दे रहा है आपको। आप कह दें कि
देखिए भारत के सामने बाइडेन झुक गए, दवा भी दे रहा और झुक भी रहा है। गजब इंसान है भैया देश में। अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है और बहुत ही अहम खबर है। बेरोजगारी की भीड़ में योग की दरकार। पीसीएस, आरओ, एआरओ सहित अन्य प्रमुख भर्तियों में खाली रह गए पद। देखिए पीसीएस 2019 में 19 पद खाली, योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। पीसीएस 2020 में 11 पद खाली। आरओ एआरओ 2016 में 43 पद खाली। सहायक सांख्यिकी अधिकारी में 15 पद खाली। यूनानी चिकित्सा अधिकारी बैकलॉग अनुसूचित जाति के 5 पद खाली। एसीएफ आरएफओ 2020 के 4 पद खाली। जेई 2013 सिविल अभियंत्रण में 480 पद खाली। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सहायक आचार्य स्किन एंड बीडी के 4 पद खाली। तो इस प्रकार से विभिन्न विभागों में विभिन्न प्रकार के पदों के विभिन्न पद खाली हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ आंकड़ा दिया गया है। अब यूपीपीएससी के जो नए अध्यक्ष हैं उनसे लोग मिलेंगे। कौन मिलेंगे? प्रतियोगी छात्र मिलेंगे। कई मांग रखेंगे। मांग कौन कौन सी होगी? यहाँ पर जो मांग रखने वाले हैं उसमें लिखा हुआ है कि महिला आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश की महिलाओं को देने के लिए कहेंगे, या पहली मांग होगी। दूसरी मांग होगी कि मुख्य परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन करने वालों का कम से कम 10% लोगों को बुलाने। हिंदी माध्यम की कॉपी उसी विशेषज्ञ शिक्षक से जचवाने। अभ्यर्थियों को कॉपी देखने की ऑनलाइन व्यवस्था करने। हर भर्ती परीक्षा की प्रतीक्षा सूची जारी करने। पीसीएस न्यायिक सेवा में 4 वर्ष का जो अवसर है, वैधता है, उसे समाप्त करने जैसी मांगे नए अध्यक्ष के पास रखेंगे। तो मैं आपसे को बता दूं, ज्ञापन देने से कुछ नहीं होता है। अगर अध्यक्ष का चुनाव तत्काल हो रहा है, जैसे ही पुराने अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की समय आता है या उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, आप सेवानिवृत्त ही मानिए, क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्त होने का समय आता है, बस 10 दिन के अंदर नए अध्यक्ष आ जाते हैं। तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता है अध्यक्ष को बैठाने के लिए। तो अध्यक्ष जो भी काम करेंगे बिना सरकार के राय मशवरे के नहीं करेंगे। तो आप ज्ञापन देते रहिए। अब सीबीआई जांच कितने दिनों से चल रही है, अभी तक पूरी नहीं हुई है। वर्तमान सरकार की स्थिति मैं बता रहा हूँ। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। अब कितना भ्रष्टाचार मुक्त है आप लोगों को मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जो कार्य प्रणाली है सरकार की, वह बहुत धीमी है। इसको कोई माने या ना माने, तो फिलहाल ज्ञापन वापन देने से कुछ नहीं होता है। बस हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। तो देखना होगा कि नए अध्यक्ष को ज्ञापन देने के बाद बेरोजगारों को कितना राहत मिलता है, प्रतियोगी छात्रों को कितना राहत मिलता है। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।